खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी में कुछ लोग नदी की धारा के विपरीत बहते हैं। उन्हें ऐसा करने में ही आनंद आता है, शायद वो इसी के लिए बने होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में अपने रास्ते खुद बनाते हैं, खुद तय करते हैं। जिंदगी में जो भी दर्द हो, जो भी संघर्ष हो, उनके सामने शायद जो उनकी व्यक्तित्व है वो उससे बहुत विशाल, बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी वो परवाह नहीं करते। हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में जो अपना रास्ता चुना, जो अपना व्यवसाय चुना, जो अपना काम चुना, वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल लीक से हटकर था। वो एक ऐसा काम था जिस पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है। हमारी आज की तेजस्विनी ऑटो ड्राइवर सुनीता चौधरी। यूं तो दिल्ली की सड़कों पर तिपहिया ऑटो रिक्शा कोई नई बात नहीं, लेकिन इन तिपहिया ऑटो रिक्शा में कभी आपको कोई महिला चालक दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। ये है सुनीता चौधरी, दिल्ली की पहली महिला ऑटो ड्राइवर। उत्तरी भारत में ऑटो रिक्शा ड्राइविंग ज्यादातर पुरुषों का अधिकार क्षेत्र माना जाता है, जहां महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है। इस लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं कि सुनीता चौधरी पूरे नॉर्थ इंडिया की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। सुनीता ने ये काम क्यों चुना, ये तो वही जाने, लेकिन ऑटो रिक्शा का कमर्शियल लाइसेंस लेने में सुनीता को पापड़ जरूर बेलने पड़े। जाहिर तौर से लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक महिला दिल्ली की सड़कों पर कभी ऑटो भी चलाएगी। जिंदगी की उन तमाम मुसीबतों जिन्हें कस्बाती लड़की को अमूमन झेलना पड़ता है, उन सभी का सामना कर सुनीता पिछले 10 सालों से ऑटो चला रही हैं। महिलाओं ही नहीं, पुरुष सवारियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने वाली सुनीता चौधरी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं ऑटो ड्राइवर सुनीता चौधरी से। कहते हैं दिल्ली की सड़कें बड़ी असुरक्षित है महिलाओं के लिए, लेकिन इन्हीं सड़कों पर बिंदास स्कूटर चलाती हैं, ऑटो चलाती हैं हमारी आज की तेजस्विनी सुनीता चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। तो ये जो बिंदास तरीके से आप ऑटो चलाती हैं, ये ख्याल कहाँ से आया ऑटो चलाने का आपको? ये सोचा तो नहीं था कभी भी कब मैं कभी ऑटो चलाऊंगी, क्योंकि मुझे तो साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। अच्छा। मैं एक गांव में मेरा जन्म हुआ जहाँ पर रूढ़िवादी परिवार था, और वहाँ पर आज भी जो है ना पर्दा प्रथा है। अच्छा। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। और मैं भी बहुत थोड़ी उम्र में शादी हुआ मेरा, जो कि मेरे पिताजी बीमार रहते थे, तो जिससे शादी हुआ वो डॉक्टर था और वो भी एक हरियाणा में रहते थे। उसके बाद उन लोगों ने जो पिताजी ने दहेज जो दिया जाता है तो जितना हैसियत दिया, लेकिन जो डोरी उन लोगों ने डिमांड किया तो मेरे जो मम्मी पापा वो उनका डिमांड पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कार मांगा। हमारा इतना हैसियत नहीं था पिताजी का कि उनको कार दे सकते थे। वैसे दहेज काफ़ी दिया था जो दिया जाता है एक स्त्री को। फिर उन लोगों ने कहा कि अगर कार नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे। तो कितने बरस की उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हो गई और इस तरह से तब आपको तो सब मैं कुछ झेलना बस पड़ा? 13-14 साल की उम्र की थी। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई भी जाहिर है नहीं रही कम होगी। हुआ, पढ़ाई लिखाई मेरा कम हुआ। कितना क्लास तक आपने पढ़ाई बस करी? मैट्रिक किया। अच्छा, मैट्रिक थी। अच्छा, ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद जब इस तरह से उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू किया? उसके बाद उन लोगों ने जो है ना वहाँ पे मारा पीटा। मारने पीटने के बाद में फिर मैं गांव में आ गई, तो मैंने घर वालों को बताया कि वो दहेज की मांग करते हैं। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, अब की बार आप जब आएंगे तो हम उनको बोलेंगे जब लेने के लिए आएंगे। तो लेने के लिए आए तो पिताजी ने भेजने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद कहा कि तुम लोगों ने दहेज कम दिया है। फिर वहाँ पे पंचायत हुआ, जो गांव में पंचायत होता है, तो पंचायत में भी हुआ। तो पंचायत में मैंने कहा वो मुझे मारते पीटते हैं और मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, आप भेज दीजिए। तो गांव वालों ने मुझे भेज दिया। अब भेजने के बाद उन्होंने कहा अब हम तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारे गांव वाला कौन तुम्हें बचाता है। अच्छा। तो वे लोग
यहाँ पे फतेहपुर बैरी में उसका अपना दुकान था और वहाँ पर हम रहते थे। तो उन लोगों ने अंदर ही अंदर प्लान रचा। घर में मैंने खाना वाना सब बनाए हुए थे, कपड़े धोए थे। तो मुझे अपने मायके से आए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। उन्होंने कहा मुझे घूमने के लिए चलना है। तो मैंने कहा पहले तो कभी नहीं कहा कि घूमने के लिए चलना है, लेकिन अभी कह रहे कि घूमने के लिए चलना है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कहा आगरा चलना है। मैंने कहा आगरा तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर कहने लगा अच्छा तो ठीक है, जो यहाँ पे एक फार्म हाउस है मैं वहाँ जाता हूँ। और तो वहाँ उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि तू अपनी घरवाली को कभी लेकर नहीं आता, अपनी घरवाली को लेकर आ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा अगर आज तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो तेरी मेरी बात ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो जिसके साथ में 7 फेरे लिए हैं उसके ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मैं उसके साथ में चल दी। तो उन्होंने पहले ही जो है ना कार कर रखी थी। तो उसमें जब फतेहपुर बैरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सुनसान रास्ता आता है। पीछे से एक कार आई, कार में 3 लोग बैठे हुए थे। तो मैं साइड से बची तो एकदम से कार रुका। रुकने के बाद जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ चल रहे थे उन्होंने मुझे फट से गोली मारा, उस कार के अंदर धकेल दिया। अब मैं एकदम घबरा गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा। कारे कुछ नहीं नुका चलो चलो कार में चल रहे। लेकिन जब पहले मेरे साथ कई बार मारपीट हो चुकी थी तो मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा आज तो शायद मेरी मौत है, अब ये मुझे मार देंगे, अब मैं जिंदा कभी नहीं बचूंगी। इसी बीच मारते पीटते जंगलों में ले गए। फिर उसके बाद वो हाँ मुझे कार से उतार कर मारा। बहुत पहाड़ पड़ते थे उधर, पहाड़ी एरिया था तो जंगल ही जंगल था, कोई दूर से दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर वह रात हो गया, फिर मुझे और आगे ले गए, वो हरियाणा में ले गए। तो वहाँ जंगलों में जो उनका 12 बना हुआ था वहाँ पे, और वहाँ ही बाहर वो आया उनका मकान था, वहाँ ले गए। और ले जाके गाड़ी से खींचते हुए सारे जो थे मेरा मतलब ससुर भी देवर भी सारे जो है ना ला के जो मुझे ऊपर बांध दिया, ऊपर हाथ ऐसे कर दिए ऊपर और बांध दिया। बांधने के बाद जो है ना मेरा जो गर्दन है ना तो यहाँ पर जो फंदे का भी निशान पड़ा हुआ। फिर उन्होंने जितने भी उनके हाथ डंडे होते हैं, जो खलवा होता है गाड़ी का, वे लाए। और जो सरसूत के डंडे थे तो मतलब 3-4 तो डंडे टूट गए थे मारते मारते। उन्होंने कहा अब देखते हैं अब तेरे बाप को कहाँ है, अब तेरे बाप ने कान नहीं दी ना, हमारा बेइज्जती कर दिया। तो उसके बाद बहुत मारा, इतना मारा बस लग रहा था कि आज मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो सुनीता फिर ये जो मतलब चलता रहा और इस तरह का, फिर क्या उसके बाद आप घर से निकल आई और आप फिर अकेली ही आप दिल्ली आ गई? और उसके बाद जब उन्होंने मुझे मार के गिरा ना तो किसी तरह मतलब मुझे होश आ गया। तो मैं ऊपर से छलांग लगा दिया वहाँ से हरियाणा से। और रात में ना जाने मैंने कितने खेत पार किए होंगे। कहीं ईख खाती थी तो कहीं गन्ने का खेत आता था, तो कहीं बाग आ जाता था, कहीं मतलब नाली आ जाती थी, कहीं मेंढक टिटर टिटर करते थे। मैं जंगलों दौड़ती रही अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर जंगलों में गांव बना हुआ था तो वहाँ पे मैं अपनी जान बचाने के लिए घुस गई। वो भी मेरा पीछा कर रहे थे मेरे ससुराल वाले। तो वहाँ पर जो है एकदम शोर हुआ कि चोर चोर चोर। फिर मैंने उनको बताया कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मारा पीटा गया, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे यहाँ छिपी हूँ। तो फिर वो लोग सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में देखा है तो उस दौरान चोट बहुत ज़्यादा थी मेरे जी। फिर वो लोग वहाँ के थाने में गए तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ का मामला नहीं है और जहाँ से इसको लाए हैं, जहाँ यह रहने वाली है, वहाँ का पुलिस कुछ करेगा। तो वहाँ पर चोट की वजह से मैं मतलब उनके गांव में 4-5 दिन तक रहे। चाहे उन्होंने मुझे डॉक्टर से दवाई ववाई दिलाया, जब मैं कुछ चलने के लिए हो गई फिर मैं यहाँ पर आई थाने में। थाने वालों ने FIR नहीं लिखा जी। फिर मुझे बताया कि आप हौज खास जाइए, वहाँ DCP बैठते हैं। जब मतलब ये सारा चीज़ चल रही थी, अब तो कोई रोने की वजह नहीं है और आपको ये अपने जो आंसू हैं इन्हें पोंछना चाहिए, क्योंकि आप जो इस समय काम कर रही हैं, दिल्ली में कोई ऐसी महिला ड्राइवर नहीं है जो कि ऑटो चलाती हो। मुझे ये बताइए क्या जब जैसे आप कभी अपनी वो यादें ऐसे ताज़ा हो जाती हैं तो लगता है शायद, लेकिन क्या मेरे ख्याल से आपकी जैसी बहादुर और बोल्ड महिला तो कोई हो नहीं सकती।
कैसे आपने, मतलब जैसे साइकिल आप कह रही है कि मुझे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती थी, अच्छा। तो ये ऑटो का ख्याल आपको कहाँ से आ गया और फिर आपने कैसे शुरुआत की, कैसे ड्राइविंग शुरू करी? उसके बाद यहाँ पर अनाथ आश्रम में रही। हम्म। छोटी मोटी नौकरी मिलती थी यहाँ पर, जो अनाथ आश्रम के बाद फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रही। नौकरी को तलाश किया, सोचा कब तक अनाथ आश्रम में रहेंगे और कब तक यहाँ पर भटकते रहेंगे, क्योंकि घर वालों ने कहा था कि कोई बात हो तो हमें खबर भेजना। हाँ। लेकिन वैसे कभी अकेले मत उस घर से आ जाना। तो मैंने कहा पिताजी जब मार देंगे तो आप क्या कर लोगे? उन्होंने कहा जब मार देंगे जब देख लेंगे। तो मैंने कहा मरने के बाद में क्या देखोगे? जब मैं ही नहीं रहूँगी इस दुनिया में तो आप क्या देखोगे? तो ये भी प्रति समाज के प्रति मेरे दिल में मतलब एक क्रोध था कि आप कुछ भी हो, मैं अपने घर भी नहीं जाऊँगी। और उस घर से तो रिश्ता टूट ही चुका था, क्योंकि वो भी मुझे जान से मार कर बाहर निकाल दिया। अब कुछ भी हो, मैं चाहे भिख मांगना पड़े या अपने आप खुद अपना जीवन यापन करूँगी, क्योंकि कहते हैं माँ बाप से कर्म के साथी होते हैं, जन्म के नहीं होते। तो अब मैं यहाँ पे भटकती रही, घरों में भी काम किया, चौका बर्तन का किया और फैक्ट्रियों में काम किया। तो फिर अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। एक कमरा लिया तो कमरे का किराया 250 रुपये था और फैक्ट्री में सिर्फ 700 रुपये मिलता था, जिसमें किराया ही होता था, खाना भी होता था। फिर ठेकेदार के थ्रू लगते थे, जिसमें डिस्टम्बर की फैक्ट्री थी सुल्तानपुर में। फिर गत्ता बनाने की भी फैक्ट्री में काम किया। तो कई बार जब काम नहीं होता था तो हम लोगों के पैसे काट देते थे वो लोग, कि आज काम नहीं है, बंद है। जिस दिन काम होता तो वो हमें बुला लेते थे वहाँ पे। तो कभी कभी महीने में 500 रुपये ही पड़ता था और कभी कभी 300 रुपये पड़ता था। बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतना एजुकेशन भी नहीं है जो मैं कहीं अच्छी जॉब कर सकती हूँ। कहीं भी जाते हैं तो फिर वो पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, आपके पास क्या प्रूफ है। बहुत सारी वो डिटेल्स मांगते हैं। फिर कहते हैं इंग्लिश आता है या नहीं आता, और रिसेप्शन पे भी जाएँ तो वहाँ भी इंग्लिश मांगते हैं। तो अब मैं जब बसों में चलती थी देखती थी फर्स्ट गियर किधर पड़ता है, सेकंड गियर किधर पड़ता है। फिर मैं कंडक्टर भी लगी बस में। अच्छा। जी हाँ। कहाँ पे? दिल्ली में ही? दिल्ली में जी। अच्छा। एक 507 बस चलती थी, मुनीरका से ओखला चलती थी। अच्छा। उसमें लगी मैं। तो उसमें मुझे 50 रुपया रोज मिलता था और प्लस खाना मिलता था। तो मैंने सोचा अगर मैं खुद से अपना कुछ काम करूं तो हो सकता है कि जितना मैं मेहनत करूंगी तो मैं जो कमरे का किराया है वो भी आराम से दे सकती हूँ। अब कमरे वाले ने किराया बढ़ा दिया, कहने लगे मैडम महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अब जहाँ 250 था उसने एकदम डबल में 500 कर दिया। तब यहाँ छतरपुर के पास में मसूदपुर गांव पड़ता है। अच्छा। वहाँ रहती थी पहले। मैंने एक किचन था उनका, जो रसोई होता है वो किराए पे लिया था। तब उन्होंने उसका भी किराया बढ़ा दिया। मैं नीचे सोती थी, मेरे पास कोई बिस्तर उस्तर कुछ नहीं होता था, पर नीचे सोती और लकड़ियाँ चुप के लाती, खाना बनाती थी उससे। अब इसी तरह करते करते जो है ना किराया बढ़ा दिया बहुत। कह रहे खाली करो, नहीं तो किराया बढ़ा। उसके बाद फिर दूसरी जगह ले लिया, और जब दूसरी जगह ले लिया वहाँ भी बस किराया। पहले तो कहा कि आप कितने लोग हैं? तो मैंने कहा मैं तो अकेली हूँ। तो कहते हम लोग समाज में रहते हैं, हम अकेली महिला को कमरा नहीं देंगे। अब क्या करते, वापिस आ गए। फिर कमरा बहुत मुश्किल से मिलता था। कहने लगे अरे अकेली लड़की है, अकेली लड़की है, कोई साथ में नहीं है, कैसे इसको कमरा दे दें, कौन कहाँ के रहने वाली है, तो हम ऐसे कमरा नहीं दे सकते। तो मुझे वो दिन भी याद है जब मैं कमरा मांगने के लिए जाती थी किराए पे। तो लोग जो है ना बस जब मना करते थे ना तो पहले कहते हाँ कमरा खाली है। जब पूछते कितने लोग हैं, अकेली, तो एकदम कहते नहीं कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन सुनीता चौधरी ने इससे हार नहीं मानी, हम कह सकते हैं। सुनीता चौधरी ने इससे हार नहीं मांगी और उन्होंने ऑटो चलाना सीखा और आज दिल्ली की सड़कों पर बिंदास ऑटो चलाती हैं और दिल्ली की अकेली ऐसी महिला हैं जो कि ऑटो ड्राइवर हैं। बात अभी हमारी जारी रहेगी, आप देखते रहिए तेजस्विनी। इस छोटे से ब्रेक के बाद It's a small world, continents apart, exploring diversity in scope and essence.
insights into Chronicles. News simply telling us it's a small world. World Connect. Only on DD News. एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ तेजस्विनी में ऑटो चालक सुनीता चौधरी हैं। तो सुनीता, ये बताइए कि ऑटो का जब आपको लाइसेंस मिला, और जाहिर है पहले तो अपना ऑटो भी नहीं रहा होगा, लाइसेंस भी नहीं मिल रहा था। 3 साल तक लड़ाई लड़ना पड़ा लाइसेंस के लिए। कहा कि दिल्ली में ये राजधानी है कि यहाँ किसी भी महिला को नहीं दिया गया तो आपको नहीं दिया जाएगा। कि राजधानी में कोई महिला ऑटो नहीं चलाती, ना ही कोई कमर्शियल गाड़ी चलाती है। तो उन्होंने देने से मुझे मना कर दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशन लेकर जाती तो कई बार तो अधिकारी सीट से ही उठ जाते थे, कहते तो पागल फिर आ गई है। अच्छा जी हाँ, कि से कल मैंने किया था फिर आज आ गई। तो मैं आए दिन उनका चक्कर काटती रहती थी। एप्लीकेशन देती, रिक्वेस्ट करती तो वो क्या ना उठा के रद्दी जब रखते लेते और मेरे निकलते ही रद्दी टोकरी में फेंक देते थे। वहाँ पर कई बार मैंने कूड़ेदान में देखा, अरे जो मैं एप्लीकेशन देकर आई थी वो तो मेरे यहाँ कूड़ेदान में पड़ी हुई है। हाँ। तो कहती है तो पागल हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पहली बार ऑटो लेके सड़क पे निकली तो आपको खुद कैसा लग रहा था और लोगों को कैसा लग रहा था जो देख रहे थे? पहली बार निकली तो सब अजीब तरीके से देख रहे थे। कह रहे अरे ये लड़की गाड़ी चला रही है, कहाँ से आई है ये? अरे यहाँ तो किसी को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। तो बहुत अजीब तरीके से लोग देखते थे। तो जब कोई बैठता था तो वो खुश भी होता और वो कहता अरे देखो लड़की गाड़ी चला रही है। तो कई बार कहता बच्चों आओ आओ आओ, अपनी घरवाली को बुलाता, आओ जल्दी मैं तुम्हें एक महिला से मिलवाता हूँ जो गाड़ी चला रही है। हाँ, तो बाकी जो ऑटो चलाने वाले ड्राइवर्स हैं दिल्ली के, वो कैसे देखते थे आपको जब आप स्टैंड पे अपना स्कूटर लगाती थी और शुरू में तो उन लोगों ने मुझे परेशान किया, मेरी गाड़ी के पर्दे फाड़ दिए। अच्छा? हवा निकाल दी गाड़ी के। अच्छा जी हाँ, रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में काफ़ी हंगामा हुआ था, क्योंकि जो मेरी गाड़ी में सवारी बैठती तो वो सामान उठा के फेंक देते थे, सवारी को बैठने नहीं देते थे। कहते कि इसको देखा देख तो ये और भी महिलाएं आ जाएंगी और फिर जो है ना हमारा काम ठप हो जाएगा, तो ये लेडीजों की ऑटो में सारी सवारी बैठ कर जाएंगे। मैं उनको कहती मैं एक ही तो सवारी लेकर जा सकती हूँ। हाँ, और क्या। और अभी लेकर गई नई दिल्ली से अगर पुरानी दिल्ली जाती हूँ तो 1 घंटा मुझे लगेगा। तो जब तक तो ना जाने कितनी सवारियाँ निकलेंगे। लेकिन उन लोगों को जो है ना सोचा नहीं इसको हम यहाँ आने नहीं देंगे। तो उन लोगों ने जो है ना कहा कि आप स्टेशन के अंदर नहीं घुसोगे। तो मैंने कहा मैं आऊँगी। तो कह रहे आप आके दिखा देना। तो मैं कहा सवारी लेने के लिए चली गई, ऑटो रोका। तो जब तक मैं सवारी लेकर आई तो उन लोगों ने पर्दे फाड़ दिए, मेरी चालू जो 2-3 पहिए कोई हवा निकाल दी। अब हवा निकाल दी तो उस बीच जो ना मारपीट हुआ, काफ़ी मारपीट हुआ। तो वहाँ पर फिर जो रेलवे का पुलिस थाना था, पर उसमें कम से कम 6-7 लोग बंद हुए। अच्छा, तो ये बताइए जमानत हुई फिर उनकी। कितने साल हो गए आपको ऑटो चलाते हुए? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12। और कितने घंटे आप ऑटो चलाती है एक दिन? अब सुबह से हम लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं होता, क्योंकि हमें तो सड़कों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। और जो गाड़ी है उसको लगता है कि ये शायद मेरा मकान है। अच्छा, तो पहले तो आपके पास मकान नहीं था, ऑटो ही था, और ऑटो में ही कोई आपने अपना घर बना लिया था? जी हाँ, ऑटो ही मुझे अपना मकान लगता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सवारियाँ आती हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है? कभी आपको थोड़ी घबराहट, कुछ डर भी होती है ख़ासतौर से रात के वक्त में कि ऐसा ना हो कि कोई ऑटो ही छीन के मेरा चला जाए, ऐसा कुछ लगता है कभी कि नहीं? नहीं, डर तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम सड़कों पर निकले हुए हैं। कई बार सवारियाँ मिल जाती है, तरह तरह की सवारी मिलती हैं। एक बार एक सवारी थी तो कहने लगा बैठ गई वो मुनीरका से, उसको यहाँ कोटला में जाना था। जब जाके उतरी तो मेरे को कहने लगे, मैंने कहा किराया, मैंने कहा उस टाइम किराया कम था तो मैंने कहा 50 रुपीज़ हो गया, जो पहले मीटर से कम आता था अभी तो बढ़ा है। तो कहने लगे अच्छा हमारे से पैसे मांग रही है कि आपकी इसी में शराफत है कि आप यहाँ से चले जाइए। बोला हम यहाँ के जाने माने बदमाश हैं इसी इलाके के, और हमारे से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती पैसे मांगने की। अब इतना में मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या करा, यहाँ से जो ना इतने मैंने कहा आज ये मुझे बदमाश मिला, कल को कोई और मिलेगा। तो जो मैं गाड़ी चलाती हूँ तो उससे तो क्या ना कि मुझे वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा, कोई भी मुझे पैसा नहीं देगा।
एक दो सवारी देगी तो फिर बहुत सारे गुंडे टकराएंगे। तो मैंने उसका ऐसे गिरमान पकड़ा फट से और एक लात मारा तो एकदम वो गिर गया। जब गिर गया तो मैंने ऊपर से उसको और भी मतलब मारा, नीचे नीचे गिर गया वो। फिर जो दूसरा था वो भाग गया, 2 लोग थे। तो मैंने कहा अगर तुम बदमाश हो तो मैं गाड़ी चलाने के लिए निकली हूँ तो मैं अभी तुमसे कम नहीं। क्या तो जहाँ उनको 50 रुपीज़ देना था फटाफट होकर यार देखा गया तो कोई बेइज्जती हो जाएगा, तो 50 की जगह वो 100 रुपये ले गई और फिर भाग गया। ओहो, अच्छा ये मुझे मालूम है कि आपको राजनीति में बड़ी दिलचस्पी है। आपने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मतलब में आपने अप्लाई कर दिया। आपने एमएलए का भी चुनाव आप लड़ने चली गई, आप एमपी का चुनाव भी लड़ने गई। ये क्या है, क्या आप राजनीति में आना मैंने चाहती हैं? सोचा घर बार तो छुट्टी गया क्या था कि समाज सेवा करना है। दूसरा क्या होता है, जब भी कोई नेता होता है तो वो एक जन्मजात से नेता पैदा नहीं होता। बाहर आते हैं पब्लिक से मतलब सीखते हैं। फिर हम तो गाड़ी चलाते थे, हमारे ऑटो में ना जाने सुबह से शाम तक कितनी सवारियाँ बैठती हैं। तो सोचा यार हमारे से मतलब जो अनुभवी और कौन हो सकता है, क्योंकि हमें तरह तरह के लोग टकराते हैं, हर तरह का अनुभव जो है उनसे प्राप्त मिलता है, उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हमें मतलब मकान मिलेगा अच्छी जगह रहने के लिए वीआईपी में, और गुजर बसर अच्छी हो सकती है। जो समाज में काम करते हैं तो और भी बढ़ के अच्छे काम कर सकते हैं, और फिर जो है गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, सुरक्षा भी मिलेगी। तो हम मतलब हम भी क्यों ना मतलब एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें। तो इसी तरह हमने भी अपना आजमा दिया। मन के आजमाने में क्या जा रहा, क्योंकि कहते हैं कि मतलब सपना देखने का तो कोई पैसा नहीं लगता, क्यों ना मतलब हम भी मतलब इसमें अपना भाग्य आजमाएं। वोट पड़ा, काफी वोट आगे भी मिला आप मुझे, राजनीति में 1450 वोट मिला मुझे। 1450। जी हाँ, मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ अब इस दिल्ली में। तो इससे जाहिर हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, 1450 लोग जो मेरे साथ हैं। अच्छा, आपको हमें मालूम है कि अभी अभी एक और खुशखबरी मिली है, और वो खुशखबरी ये कि 100 ऐसी विमेन अचीवर्स में आपको शामिल किया है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने एक लिस्ट बनाई है, और आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद इन 100 महिलाओं के साथ में पूरा आयोजन होगा और बात बनेगी। क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक कहीं, जैसे आप कह रही ना कि ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें पे करती हैं, शायद आपको उसका फल मिलता है, तो कैसा लग रहा है अब आपको? जाहिर है ये भी एक अचीवमेंट है, आपने कामयाबी हासिल की है। ये मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लोगों ने मुझे इस लायक समझा, वोट किया। और मुझे लगता है कि जितना मैंने जीवन में संघर्ष किया, मेहनत करी, तो ये मुझे माननीय राष्ट्रपति जी ने बुलाया है, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में मैं जाऊँगी, तो ये सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा मेरा कि मैं उस राष्ट्रपति भवन में बैठूँगी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ पर मुझे राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, वहाँ पर मैं भोजन करूँगी। ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, और ये मेरा लगता है कि मुझे मेहनत का फल मिला। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर होता लेकिन अंधेर नहीं, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ पर भोजन करूँगी, राष्ट्रपति भवन देखूँगी, और वहाँ पे जो है ना मुझे एक सम्मान मिलेगा। वहाँ मुझे इस लायक समझा, और मैं इसका धन्यवाद तो पब्लिक को भी देना चाहूँगी कि पब्लिक ने मेरे सपोर्ट किया और वोट किया, और मेरे संघर्ष को भी बिल्कुल। सुनीता, ये बताइए कि हम जानते हैं कि दिल्ली को एक बहुत ही माना जाता है कि राजधानी की सड़कें सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। कितने सारे हम देख रहे हैं कि आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो कि समाज को बहुत शर्मिंदा करती हैं। आप जिस प्रकार से ऑटो चलाती हैं इन्हीं सड़कों पर, और ये बताइए कि किस तरह से महिला सेफ्टी के बारे में ख़ास तौर से आप क्या सोचते हैं? किस तरह से हम अपनी महिलाओं को और सुरक्षित कर सकते हैं? किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जानी चाहिए जिससे वो अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करें और बिंदास होकर आपकी तरह सड़कों पर चलें बिना किसी डर के? देखो, जब बुरा वक्त आता है तो घर बैठे भी आ जाता है, और हमें डरना नहीं चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि स्त्री शक्ति, स्त्री तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो स्त्री से बढ़ के शक्ति कोई हो ही नहीं सकता। कि राक्षसों का भी नरसंहार स्त्री ने किया, जो एक माँ थी, हमारी दुर्गा माँ थी, उसने किया। तो इसलिए जो हम लोगों को कभी कमज़ोर ना समझे, ये घटनाएं घटती हैं तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए, इसका बल्कि डट के मुकाबला करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सड़कों पर आएँ। हर डिपार्टमेंट में महिलाएं होनी चाहिए, हर नौकरी में होनी चाहिए,
और जो एक सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है, जो हमारी सरकार जो है, जो दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस जो सिखा रही है कि अगर सेल्फ में आप जूडो कराटे या अपनी मतलब बचाव पक्ष के लिए कुछ भी करोगे, स्कूलों में जगह जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए, एक अपने आप को मजबूत बनाएं। तो कुछ जो बाहर से जो महिलाएं पढ़ने के लिए आती थी, जब हम गाड़ी चलाते तो पहले बहुत सारी लड़कियां आती थी। जब कई ऐसी घटना घटी, रेप जैसे मामले दिल्ली में आए, तो उनका आना दिल्ली में कम हो गया। जब विदेश से भी लोग आते थे, महिलाएं आती थी, तो कुछ समय देखा तो यार ये तो दिल्ली खाली सी होती नज़र आ रही है कि सवारियां जब हम देखते हैं तो ना तो फॉरनर्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और जो बाहर से लड़कियां आती थी तो वो भी बहुत कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि वही हमारी एक रोजी रोटी है। सवारी हमारे लिए एक देवता होती है। हाँ बिल्कुल। सुनीता, तो ये तो हम बताइए लोगों कि को अब बहुत चिंता हो गई थी। चलते चलते क्या आपको लग रहा है, अभी तो आप इतने सालों से दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चला रही हैं, लेकिन आपकी जैसी और महिलाएं ऑटो नहीं चला रही हैं, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए, और जिंदगी में अब आगे क्या करना चाहती हैं आप, क्या सपना है अब आपका आगे? महिलाओं को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। जिस तरह पुरुष लोग रात में घर से बाहर निकलते हैं, इसी तरह महिलाएं भी समझे कि दिल्ली हमारी है और सड़कें भी हमारी है और राज भी दिल्ली के ऊपर हमारा है। और महिलाओं को ज़्यादा आना चाहिए बाहर निकल के, और हर जगह महिला होनी चाहिए, हर क्षेत्र में। ऑटो जो है ना, महिलाएं आए ऑटो में, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मुझे अकेले चलाते हुए। दिल्ली की सड़कों पे मैं ही अकेला जो है ना मतलब दौड़ा रही हूँ ऑटो को। चलिए, तो मैं चाहती हूँ और भी महिलाएं आए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि कम से कम मेरी साथी बन सकें। बिल्कुल। और अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम एक दूसरे को आवाज़ तो लगा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही ऑटो अपना दौड़ाती रहेंगी सड़कों पर, और आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगी बहुत सारी महिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाओं के साथ सुनीता चौधरी आपका। तो ये थी सुनीता चौधरी, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।